फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो गाइस आप सभी लोग। आज का प्रैक्टिस सेट 113 है और हर प्रैक्टिस सेट की तरह ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा 100%। तो गाइस देख लेते हैं क्या है आज के सेशन में। उससे पहले लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को, और गाइस एक शेयर आपको ज़रूर करना है ताकि वीडियो बूस्ट हो पाए और बढ़िया से आगे जो है हम लोग कर पाएँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है आज के सेशन में हमारे पास। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइट, हु सेड अबाउट शेक्सपियर। कौन कहता है इस बात को शेक्सपियर के बारे में। तो गाइज ये बात रॉबर्ट ग्रीन ने कही थी अपने एक पैम्पलेट में, आउट ऑफ जेलसी, बिकॉज वो क्रिटिसाइज करना चाहते थे विलियम शेक्सपियर को। ओके चलिए। फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेजिस, दाउ द वर्ल्डली टास्क हैज डन, होम आर्ट गॉन एंड टेकन बाय वेजिस। तो ये गाइज कहाँ की लाइन है, तो ये बिल्कुल सिम्बालिन की लाइन है। ठीक है, सिम्बालिन की लाइन है गाइज। और चलिए, द लाइन दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल इज सेड बाय। गाइज ये जो लाइन है ये जूलियस सीजर की है और एंटोनियो के द्वारा कही गई है ब्रूटस की डेथ के बाद। जब ब्रूटस की भी डेथ हो गई थी तो उसके बाद एंटोनियो ने ये बात कही थी, बिकॉज वो जानता था कि जो कॉन्स्पायरेटर्स में अगर एक ब्रूटस ही इकलौता ऐसा था जिसने उसको जूलियस को केवल कंट्री के लिए मारा था, मतलब किसी और चीज़ के लिए नहीं, जेलसी के लिए नहीं, और ना ही वो कोई रिवेंज लेना चाहता था, बस उसने अपनी कंट्री के लिए उसको जो कॉन्स्पायरेसी में वो शामिल हुआ था। तो ये बात एंटोनियो जानता था। हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में जो आइडियल कॉमनवेल्थ की बात करता है, डिस्क्राइब करता है इसको, तो कौन है। तो गाइज यहाँ पे जो है गोंजेलो हो जाएगा इसका आंसर। डी ऑप्शन पे हम लोग जा सकते हैं। डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ बोर्डिंग स्कूल्स इन निकोलस निकल्बी। चार्ल्स डिकन्स का जो प्ले है इसमें नॉवल है, इसमें निकोलस निकल्बी। तो पहले ही आंसर बता दिया मैंने वैसे आपको, तो चार्ल्स डिकन्स हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो उसने इसमें जो निकोलस निकल्बी नाम का ये इनको नॉवल है, तो इसमें इन्होंने बात की है प्रॉब्लम्स ऑफ बोर्डिंग स्कूल्स। द मेन नेगेटिव कैरेक्टर्स इन डेविड कॉपरफील्ड आर एंड। तो जो मेन कैरेक्टर हैं, जो नेगेटिव हैं, विलेनिक कैरेक्टर हैं यहाँ पर चार्ल्स डिकन्स के डेविड कॉपरफील्ड में, जो इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, तो इसमें जो आपको नेगेटिव कैरेक्टर है वो मिस्टर मर्डस्टोन है, यूरिया हीप है और मिस्टर क्रीकल है। ठीक है। द फर्स्ट हीयर इन डेविड्स लाइफ इन द नॉवल डेविड कॉपरफील्ड इज द कॉन्फिडेंट इन सलेम हाउस। सलेम हाउस में जब वो काम करने के लिए जाता है तो पहला ऐसा व्यक्ति उसको कौन मिलता है जो उसके लिए कॉन्फिडेंट था, तो मिस्टर विकफील्ड है, मिकाबर है, जेम्स स्टीयरफोर्थ है। तो ये सी ऑप्शन ही हो जाएगा गाइस, जेम्स स्टीयरफोर्थ। उसकी भी कंडीशन कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। विच नरेटिव पोएम बाई लॉर्ड टेनिसन प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ अ फिशरमैन। फिशरमैन की एक स्टोरी है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है टेनिसन की, जो टर्न हो जाता है मर्चेंट सेलर के रूप में आफ्टर शिपरैक के बाद, जब ये इसका जो जहाज डूब जाता है तो उसके बाद ये एक डेजर्ट आइलैंड में पहुंच जाता है। तो यहाँ क्रॉसिंग द बार है, टीडोनस है, एनक अर्डन है, तो ये सी ऑप्शन ही होगा आपका, एनक अर्डन। What attitudes toward the death would you find in such poems as Tennyson's Crossing the Bar? कुछ पोएम्स हैं यहाँ पे गाइस, जैसे कि टेनिसन की क्रॉसिंग द बार है, विटमैन्स की डेथ कैरोल है और किपलिंग्स की, रुडयार्ड किपलिंग की एल एन वो है। तो इसमें जो डेथ है वो क्या एटीट्यूड डेथ के लिए यहाँ यूज़ किया गया है, तो ये आपका होप हो जाएगा। ठीक है, होप। विच टू पोएम्स आर ड्रामेटिक मोनोलॉग। इनमें से दो पोएम हैं जो ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं, तो वो आपको बतानी है। क्या यूलिसीज है टेनिसन की, चर्च गोइंग है गाइस, और आपका, ठीक है, चर्च गोइंग है, या फिर मेडूसा है, या फिर मैरिड स्टेट है, तो कौन सी होगी इसमें से। तो गाइस यहाँ पे जो अल्फ्रेड टेनिसन की यूलिसीज है ये भी नहीं है ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो सॉरी ये तो है, सॉरी गाइस, हाँ ये है, एक तो यूलिसीज है आपकी और एक हो जाएगा आपका यानी कि सी मेडूसा। मेडूसा किसकी है, ये आपकी कैरोल एंड डफी की है। इसकी चर्च गोइंग की बात करें तो ये फिलिप लार्किन की है, और अगर कैथरीन फिलिप मैरिड स्टेट है तो ये कैथरीन फिलिप्स की है। चलिए, विच कैरेक्टर फ्रॉम इलियट्स वेस्टलैंड इज नॉट करेक्टली मैंशनड। कौन सा, कहने का मतलब ये है कि कौन सा कैरेक्टर इलियट के वेस्टलैंड में आपको नहीं मिलता है। द टाइपिस्ट मिलता है, मैडम सोसोस्ट्रीस तो बिल्कुल है, द मर्चेंट फ्रॉम इजोनाइडिस है तो ये भी है। तो डी ऑप्शन गाइज हो जाएगा कि ये जो द यंग मैन कार्बंकलर है ये नहीं है। ठीक है। While the world loves in appetency on its meddled way of time past and time future। तो these लाइन कहाँ पर आपको मिलती हैं, तो गाइज ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर लगा दूँ, हाँ ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि जो टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड है गाइज, ठीक है, टी.एस. इलियट का जो वेस्टलैंड है आपको पता है 4 क्वार्टेट्स आया था इनका।
ठीक है। ये आया था इनका 19 4 क्वार्टेट्स जो है 4 वर्क मिलते हैं आपको उसमें। तो ये जब बर्ट नॉर्टन है, ठीक है, बर्ट नॉर्टन है, ये आया था 1936 में सबसे पहले। इसके बाद बात करेंगे तो ये आपका उसके बाद आया था आपका ईस्ट कोकर 1943 में, ईस्ट कोकर 1943 में, ठीक है। ये 4 क्वार्टेट्स ही दिए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ईस्ट कोकर 1943 में हो गया। इसके बाद ड्राई साल्वेजेस आया था इनका 1941 में, ड्राई साल्वेजेस आया था 1941 में। ये लाइन बर्ट नॉर्टन की है वैसे, लेकिन मैं सारे आपको बता रही हूँ। और लास्ट में इनका बचता है लिटिल गिडिंग्स, तो ये आया था 1942 में, ठीक है। तो सारी काफ़ी चीज़ें आपको पता चल गई इसमें। चलिए, हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक वीमन हु वॉन द नोबेल प्राइज़? पहली ब्लैक महिला कौन थी जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था? तो यहाँ पर बात करेंगे टोनी मॉरिसन की। किसकी? टोनी मॉरिसन की बात करेंगे। और इनको मिला था टोनी मॉरिसन को मिला था गाइज 1922 में। 1922 में पहली ब्लैक महिला थी ये। और इनको मिला था किसके लिए? प्लेइंग इन द डार्क वाइटनेस एंड द लिटरेचर इमेजिनेशन। 1922 में इनका ये वर्क आया था। नेटिव सन, सिन नहीं सन होना चाहिए था, ठीक है। नेटिव सन जो वर्क है 1940 में, ये किसका है? रिचर्ड वाइट का है। बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा रिचर्ड वाइट। चलिए गाइस, इन साउल बेलोज नोबेल हरजोग 1964 में जो इनका नोबेल आया था, उसमें मोजिस हरजोग जो है वो क्या है? तो ये एक ज़ू है, ठीक है गाइस, ज़ू। अमेरिकन सिविल वॉर कब लड़ा गया था? तो इसकी बात करेंगे 1861 से लेकर 1865 तक। नॉर्थ और शायद साउथ है क्या? एक सेकेंड, हाँ, नॉर्थ और साउथ के बीच में ही लड़ा गया था गाइस, आ गया मुझे याद। चलिए, टू काउंट अपॉन का मतलब होता है किसी पे निर्भर रहना, यानी कि टू डिपेंड अपॉन। चलिए, ह्यू एंड क्राई ये इडियम्स है। इसका मतलब होता है अ जनरल आउट क्राई ऑफ अलार्म। प्रोस एंड काउंट्स का मतलब क्या होता है? ये होता है एक ऐसी आर्ग्यूमेंट्स अर्ज्ड फॉर अगेंस्ट अ थिंग, किसी थिंग के अगेंस्ट जिसको जो है बहुत ज़्यादा जोर दे के किया जा रहा हो, तो प्रोस एंड काउंट्स उसको कहेंगे। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट देयर रिजल्ट वॉज क्वाइट गुड। तो यहाँ पे कौन सी ये आपकी क्लॉज हो जाएगी? तो गाइज आप ज़्यादातर ऐसे लगाते हैं कि दैट आया है तो रिलेटिव क्लॉज हो सकती है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकती है। तो ऐसा नहीं होता है, बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ऐसे पता करेंगे। देखिए, आपको पता है कि द स्टूडेंट टोल्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया। तो क्या बताया, ऐसे पता करिए आप क्या बताया। तो ये हो जाएगा आपका नाउन क्लॉज, ठीक है, नाउन क्लॉज हो जाएगा। राम वेयर्स अ शॉल वेयर एज श्यामा कॉट, तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। तो राम वेयर्स अ शॉल वेयर एज है ना, वेयर एज, और यहीं पर जो श्याम है वो कोट पहने हुए था। हुज कार हैज़ बीन स्टॉलन विल रिमेन अ मिस्ट्री। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए आप, हुज से समझ लेंगे कि जिसकी कार है ना, तो ये एडजेक्टिव हो सकता है। तो बिल्कुल नहीं, ये भी आपका नाउन क्लॉज होगा। बिकॉज आपने देखा है कि विल से पहले आया, ये पूरा पार्ट विल से पहले आया हुआ है। और कोई भी हेल्पिंग वर्ब से पहले ऑलवेज सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो वो हमेशा आपका नाउन क्लॉज होता है, ठीक है। तो यही थे गाइज हमारे क्वेश्चन, और बहुत जल्दी मैंने वीडियो ख़त्म कर दिया है, मुझे थोड़ा जल्दी थी आज। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे, और तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहिए गाइज। ओके, बाय बाय, टेक केयर।